नमस्ते। आज हम सब मिलकर इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी का एक बहुत ही जरूरी और मजेदार टॉपिक समझने वाले हैं। हम बात करेंगे जनसंख्या पैरामीटर और उसके विनिमयन के बारे में, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारे चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि जनसंख्या क्या होती है, और फिर धीरे धीरे इसके हर पहलू को समझेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, जब हम जनसंख्या या पॉपुलेशन शब्द सुनते हैं तो इसका असम में मतलब क्या होता है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, जनसंख्या का मतलब सिर्फ जीवों का झुंड नहीं होता, इसकी एक खास परिभाषा है। मान लीजिए किसी जंगल में रहने वाले सारे हिरण या किसी तालाब की सारी मछलियां, ये एक जनसंख्या है। मतलब एक ही प्रजाति के वो सभी जीव जो एक खास जगह पर रहते हैं और आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि एक जनसंख्या के सभी जीव आपस में प्रजनन कर सकते हैं, तो वो एक कॉमन जीन पूल भी शेयर करते हैं। अब ये जीन पूल क्या है? इसे एक बड़ी सी लाइब्रेरी समझिए, जिसमें उस जनसंख्या के हर एक सदस्य की जेनेटिक जानकारी वाली किताबें रखी हैं। ये उस पूरी आबादी की जेनेटिक विरासत होती है। और विज्ञान की वो शाखा जो इन जनसंख्याओं की विशेषताओं का अध्ययन करती है, जैसे कि उनकी कुल संख्या कितनी है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, और ये समय के साथ कैसे बदलेंगी, उसे हम जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि जनसंख्या क्या है, पर सवाल ये है कि हम इसे मापते कैसे हैं? किसी भी जनसंख्या को समझने का सबसे पहला पैरामीटर है उसका घनत्व, यानी डेंसिटी। किसी भी जगह का जनसंख्या घनत्व कभी भी स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। सोचिए, घनत्व कब बढ़ेगा? जब नए जन्म होंगे, जिसे हम जन्म दर या नैटेलिटी कहते हैं, या फिर जब बाहर से जीव उस इलाके में आकर बस जाएंगे, जिसे इमिग्रेशन कहते हैं। और घनत्व कम कब होगा? जब जीवों की मृत्यु होगी, यानी मृत्यु दर या मोर्टेलिटी, या जब जीव उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, जिसे एमिग्रेशन कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी है। घनत्व दो तरह का होता है। मान लीजिए एक रेगिस्तान है 100 वर्ग किलोमीटर का और उसमें 10 ऊंट रहते हैं। पर ऊंट तो सिर्फ उसी 10 वर्ग किलोमीटर वाले हिस्से में रहते हैं जहां पानी का स्रोत है। तो अशोधित घनत्व पूरे 100 किलोमीटर के हिसाब से होगा, लेकिन पारिस्थितिक घनत्व सिर्फ उस 10 किलोमीटर के हिसाब से होगा जहां वो असल में रह सकते हैं। जाहिर है, पारिस्थितिक घनत्व हमें ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखाता है। वैज्ञानिक जनसंख्या को गिनने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। अगर जानवर बड़े हैं और कम संख्या में हैं, तो हर एक को गिना जा सकता है, जैसे इंसानों की जनगणना। पौधों या छोटे जीवों के लिए वैज्ञानिक छोटे छोटे सैंपल एरिया बनाकर उनमें गिनती करते हैं और फिर पूरी आबादी का अंदाजा लगा लेते हैं। इसे क्वाड्रेट सैंपलिंग कहते हैं। एक और मजेदार तरीका है कैप्चर रिकैप्चर, जिसमें कुछ जानवरों को पकड़कर निशान लगाकर छोड़ दिया जाता है और फिर दोबारा पकड़ने पर हिसाब लगाया जाता है। चलिए अब उन ताकतों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं जो जनसंख्या को बदलती हैं। जन्म दर, मृत्यु दर और जीवों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, जिसे संचलन कहते हैं। जन्म दर भी दो तरह की होती है। एक है अधिकतम जन्म दर, जो एक किताबी बात है। मतलब अगर किसी जीव को भरपूर खाना मिले, कोई दुश्मन ना हो, मौसम एकदम बढ़िया हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे पैदा कर सकता है। लेकिन असल दुनिया में ऐसा होता नहीं है। असल में भोजन की कमी, बीमारी, शिकारी जैसे कारणों से जन्म दर कम हो जाती है, और इसी वास्तविक दर को पारिस्थितिक जन्म दर कहते हैं। अब बात करते हैं मृत्यु दर की। क्या हर उम्र में मरने की संभावना एक जैसी होती है? जाहिर है नहीं। बचपन में ज्यादा खतरा होता है, फिर जवानी में कम और बुढ़ापे में फिर से बढ़ जाता है। इसी पैटर्न को दिखाने वाले ग्राफ को उत्तरजीविता वक्र या सर्वाइवरशिप कर्व कहते हैं। और ये ग्राफ हमें 3 मुख्य पैटर्न दिखाता है। टाइप 1 में आते हैं इंसान और बड़े जानवर, जहां ज्यादातर जीव अपना पूरा जीवन जीते हैं और बुढ़ापे में मरते हैं। टाइप 3 इसका एकदम उल्टा है, जैसे कछुए या पेड़। ये हजारों की संख्या में बच्चे या बीज पैदा करते हैं, जिनमें से ज्यादातर शुरुआत में ही मर जाते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं वो बहुत लंबा जीते हैं। और टाइप 2 में कुछ पक्षी आते हैं जिनमें जीवन के हर पड़ाव पर मरने का खतरा लगभग बराबर होता है। और आखिर में आता है फैलाव, यानी डिस्पर्जल। जब जीव किसी नए इलाके में आते हैं तो उसे आप्रवासन कहते हैं, और जब वो इलाका छोड़कर जाते हैं तो उसे उत्प्रवास कहते हैं।
एक तीसरा शब्द है प्रवासन यानी माइग्रेशन, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है साइबेरिया से आने वाले पक्षी जो हर साल सर्दी में भारत आते हैं और गर्मी में वापस चले जाते हैं। ये एक आना जाना वाला संचलन है। किसी भी जनसंख्या में बच्चों, जवानों और बूढ़ों का जो अनुपात होता है वो हमें उस जनसंख्या के स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। इसे समझने के लिए हम आयु पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं। अगर पिरामिड का आधार चौड़ा है यानी बच्चे और जवान ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर ये पिरामिड एक घंटी जैसा दिखता है जहां हर उम्र के लोग लगभग बराबर हैं, तो जनसंख्या स्थिर है। और अगर ये एक कलश जैसा है यानी बूढ़े ज्यादा और बच्चे कम हैं, तो इसका मतलब है कि जनसंख्या घट रही है। हर जनसंख्या के अंदर बढ़ने की एक जबरदस्त छिपी हुई ताकत होती है। इसे ही जैविक क्षमता या बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। सोचिए, अगर एक बैक्टीरिया को खुली छूट दे दी जाए तो वो कुछ ही घंटों में करोड़ों अरबों की संख्या में बढ़ सकता है। लेकिन शुक्र है, असल दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हर आबादी में इतनी तेजी से बढ़ने की क्षमता है, तो उन्हें कौन सी चीज रोकती है? यहीं पर प्रकृति के संतुलन का नियम काम करता है, जिसे हम कहते हैं जनसंख्या विनियमन यानी पॉपुलेशन रेगुलेशन। इसे ऐसे समझें, हर पर्यावरण की, हर जंगल या तालाब की एक लिमिट होती है। वो एक निश्चित संख्या में ही जीवों को खाना, पानी और जगह दे सकता है। इसी अधिकतम सीमा को, जिसे वो पर्यावरण सपोर्ट कर सकता है, उसे ही वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। इसे के अक्षर से दर्शाया जाता है। जनसंख्या को उसकी वहन क्षमता के अंदर रखने वाले दो तरह के कारक होते हैं। पहले हैं घनत्व निर्भर, यानी वो कारक जिनका असर भीड़ बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, जैसे भोजन के लिए लड़ाई, बीमारी का फैलना या शिकारियों का ध्यान खींचना। दूसरे होते हैं घनत्व स्वतंत्र, जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आबादी छोटी है या बड़ी, जैसे कि बाढ़, सूखा या जंगल की आग। ये सबको एक बराबर प्रभावित करते हैं। चलिए अब इन सभी बातों को जेनेटिक्स और विकास की बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं, और फिर हमने जो भी आज सीखा है उसे फटाफट दोहरा लेते हैं। किसी भी जनसंख्या के लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए उसके जीन पूल में विविधता यानी वैरायटी होना बहुत जरूरी है। यही जेनेटिक विविधता उसे बदलते पर्यावरण के साथ ढलने की ताकत देती है। अगर सारे जीव एक जैसे होंगे तो एक ही बीमारी पूरी की पूरी आबादी को खत्म कर सकती। तो आइए जल्दी से सब कुछ समेट लेते हैं। हमने सीखा कि जनसंख्या एक ही प्रजाति का एक समूह है, जिसके अपने खास गुण होते हैं, जैसे घनत्व और जन्म दर। जनसंख्या का आकार 4 चीजों पर निर्भर करता है: जन्म, मृत्यु, आप्रवासन और उत्प्रवास। आयु पिरामिड हमें जनसंख्या के भविष्य के बारे में बताता है। हर पर्यावरण की एक वहन क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो जनसंख्या की वृद्धि को सीमित करती है, और यह संतुलन घनत्व निर्भर और घनत्व स्वतंत्र कारकों द्वारा बना रहता है। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए: अगर पर्यावरण में बदलाव से विकास हो सकता है, तो हम इंसानों की गतिविधियां जैसे प्रदूषण और शहरीकरण हमारे आसपास के जीव जंतुओं के विकास को कितनी तेजी से और किस दिशा में बदल रही हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। फॉर मोर क्लियर एक्सप्लेनेशंस एंड डेली इग्नो वीडियोज, सब्सक्राइब टू इग्नो माइंड डिकोडेड।